आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस मेंस के राइटिंग प्रोग्राम में प्रत्येक रविवार को यूपीएससी हिस्ट्री के सिलेबस से मैं एक प्रश्न लेता हूं। हर एक यूनिट से एक प्रश्न लेते हैं। जैसे पहले हमने यूनिट 1 से लिया है, यूनिट 2 से लिया है। तो हर संडे को आपका जो ऑप्शनल का पेपर होता है हिस्ट्री में, हर एक यूनिट से एक प्रश्न लेते हैं और उसको कैसे एग्जाम में लिखना है उसकी चर्चा हम करते हैं। सिलेबस ऑलरेडी हम आपको यूट्यूब पर दे देते हैं। विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज हैं, वह भी हम आपको दे देते हैं। इनमें से आप एक प्रश्न चुनकर हमें भेजते हैं और जो प्रश्न बेहतर लगता है उसकी आंसर राइटिंग हम करते हैं प्रत्येक रविवार 10 बजे सामान्य रूप से। तो आज फिर एक प्रश्न के साथ हम उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। कैसे अच्छे नंबर पाने के लिए हमें आंसर राइटिंग करनी है, उस पर बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आइए प्रश्न को पहले देख लेते हैं। उत्तर लेखन कार्यक्रम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। प्रश्न यूनिट 3 से जुड़ा हुआ है, सिलेबस आपने देख लिया है और जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉपिक है उसमें एक प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थी के द्वारा। 2022 में ही ये आया है, 2022 का प्रश्न है और इस 2022 के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। हिंदी में भी इंग्लिश में है, दोनों में आपको देखना है। हमने हमेशा डिस्कस किया है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ, प्रश्न को एक बार इंग्लिश में देखना जरूरी होता है। आप इंग्लिश में भी देखें कि क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या टर्म्स हैं, प्रश्न बेहतर समझ में आता है। कभी कभी इस प्रकार का ट्रांसलेशन होता है हिंदी में, सामान्य रूप से तो समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए दोनों माध्यम में आपको देख लेना है। पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। हड़प्पी सभ्यता का नगरीय चरित्र न तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और न ही कोई अचानक होने वाली घटना, अपितु यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न आया है ऑप्शनल के पेपर में, 500 नंबर का होता है। बड़ा डिसाइडिंग है, बहुत गहराई से आपको तैयारी करना होता है। अब इसका इंग्लिश वर्जन हम देख लेते हैं। द अर्बन कैरेक्टर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन was a result neither of any outside influence nor a sudden act but a gradual evolution of regional socio-economic factors। यानी एक जो अर्बन कैरेक्टर है हड़प्पा सभ्यता का, उसके बारे में प्रश्न है और उसमें इन्होंने बताया है कि इसमें जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है वो नहीं है, इसको आपको बताना है। और सडन एक्ट नहीं है, बल्कि ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन है। हिंदी में इन्होंने क्रमिक विकास की बात की है। मैंने आपको हमेशा कहा है आंसर राइटिंग के कार्यक्रम में, कोई भी प्रश्न आता है आप उसको 2-3 बार पढ़िए। उस आदत को जो आपने बीए एमए में डेवलप किया है उसको छोड़ना है। आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा है, प्रश्न आया है, लिखना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको 2-3 बार प्रश्न को पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पर है हड़प्पी सभ्यता, पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता एक शब्द आता है। बात को जैसे मैंने शुरू किया कि 2-3 बार पढ़ना है और पढ़ने के क्रम में आपको ये देखना है कि इस प्रश्न में कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, कौन सा टॉपिक है, उसके कौन कौन से पहलू हैं। तो उस प्रश्न को तोड़ने का प्रयास करना है। उसी पर हमारे पैराग्राफ डिसाइड करेंगे कि पैराग्राफ हम कैसे चेंज करेंगे। तो प्रश्न को पढ़ते भी जाते हैं और जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाते हैं। तो यहाँ हड़प्पी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की बात है, नगरीय चरित्र की बात है। जैसा आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता तो थी, लेकिन उसका जो आधार है वो ग्रामीण संस्कृतियों से सारा बना हुआ था, निर्मित था, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो इन्होंने नगरीय चरित्र पर बात की है। इन्होंने कहा
ना तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था। तो बाहरी प्रभाव की बात हो रही है इस प्रश्न में, ये आपको देखना है, और ना ही कोई अचानक, शब्दों पर आपको ध्यान देना है, अचानक होने वाली घटना। इन्होंने आपसे जिस प्रश्न में जो प्रश्न आपको दिया है उसमें इन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं, नगरीय चरित्र है, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम नहीं है और न ही अचानक घटित होने वाली घटना, अपितु यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास है। टिप्पणी कीजिए, कमेंट करना, यानी आप स्वतंत्र हैं। हमेशा हमने कहा है कि कमेंट वाले प्रश्नों में आपको बहुत सतर्क रहना होता है। विषय को आपको समझना है, सहमति असहमति दोनों आप दे सकते हैं, और यह भी हमने आपको बताया है कि कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब विषय से पूरा अवगत होंगे, जब उस विषय का पूरा ज्ञान आपको होगा, तभी आप कमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, हमेशा मैंने आपसे ये बातें की है कि मेंस में अच्छे नंबर पाने के लिए, इतिहास विषय में, ऑप्शनल पेपर में अच्छे नंबर पाने के लिए विषय का प्रामाणिक ज्ञान जरूरी है। और हिस्टोरियोग्राफी में, इतिहास लेखन में लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं और जो स्वीकृत है, मान्य है, उनको आपको जानना होगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जुड़ा हुआ हड़प्पा सभ्यता के नगरीय चरित्र से। जैसे आप जब हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो उसको, उसके उद्भव की बात होती है। इसका उद्भव कैसे हुआ, पहले कुछ और विचार थे हिस्टोरियोग्राफी में, और बाद में आपने देखा कि वे विचार अमान्य हो गए और कुछ नए विचार आए। तो वहां से ये जुड़ा हुआ है, उसी को समझने का प्रयास करना है। पहले कीवर्ड्स आप देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता, इसका नगरीय चरित्र। इन्होंने कहा कि किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम नहीं था और न ही यह कोई अचानक होने वाली घटना। ऐसा नहीं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो अचानक हो गया या बाहरी प्रभाव के कारण हुआ, आपको टिप्पणी करना है इस पर, बल्कि यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास है। ऐसा, तो ये प्रश्न मोटे तौर से आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से जुड़ा हुआ है। अब हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में जब आप अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं पुराने विचारों की बात करते हैं, जिसमें आप विदेशी उत्पत्ति की बात करते हैं, एक एक सिद्धांत का अध्ययन आप करते हैं, और बाद में देखते हैं कि वे जो सिद्धांत पहले माने जा रहे थे उनको अब हम स्वीकार नहीं करते। और हड़प्पा सभ्यता स्थानीय सभ्यता है, स्थानीय संस्कृति है, इसका विकास क्रमिक हुआ है, इस मत से अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। तो आप देखिए, वही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक तो बाहरी प्रभाव की जो बात की तो वो क्या बात कह रहे हैं, कंटेंट क्या क्या आप डालेंगे, थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं। तो जैसा आप समझ चुके हैं, ये प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि उद्भव के संदर्भ में आरंभिक विचार क्या थे, क्या कहा जाता था, अब भी अमान्य है, तो कौन कौन सी बातें अब स्वीकार की जा रही हैं, और उसी पर आधारित ये प्रश्न है। उसके बाद इसका उत्तर कैसे लिखेंगे ये हम आपको बताएंगे। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता का जब आप उद्भव करते हैं, उद्भव, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसमें हिस्टोरियोग्राफी का रोल हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के जो आरंभिक विचार हैं, उनको आपको पहले समझना है, उनको लिखना भी है, और जो वर्तमान के जो विचार है, जो स्वीकृत विचार है, उनको भी थोड़ा सा आपको जानना है। जैसे उद्भव के संदर्भ में आरंभिक जो विचार हैं वो हड़प्पा सभ्यता की विदेशी उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं। यानी ये माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशी है। बहुत संक्षेप में मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ, विस्तार से क्लास होती है, वहाँ पर इसका विस्तार से आप अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ कंटेंट को थोड़ा समझने के लिए, अगर आप में से कोई विद्यार्थी
इसका अध्ययन नहीं किया हुआ है या कोई नया विद्यार्थी हमारी बात को सुन रहा है तो विषय को ठीक ठीक ढंग से समझ पाए। अब जैसे विदेशी उत्पत्ति में आप देखते हैं, आपको मोटे तौर से तीन विचार आप अध्ययन करते हैं। एक विचार तो मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ होता है, सुमेरियन सभ्यता जिसको आप कहते हैं, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया यानी इसमें ये बात कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशी है। मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए, नजला फरात जो आज के समय में इराक का क्षेत्र है, वहां से लोग आए। वो नगरों में रहने वाले लोग थे और उन्होंने नगरीय सभ्यता का विकास कर दिया। और उस समय हिस्टोरियोग्राफी में जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन था, विदेशी इतिहासकार थे, सामान्य रूप से उन्होंने इस मत को आगे बढ़ाया। और उसमें जैसे आप नाम ले सकते हैं मार्शल महोदय का, व्हीलर महोदय का, लियोनार्ड बुली साहब का नाम ले सकते हैं, और डीडी कौशाम्बी साहब ने भी इस मत को स्वीकार किया है। एक मत आप जैसे देखते हैं कि ये कहा जाता है कि द्रविड़ संस्कृति के लोग इसके जनक हैं। और इसमें राखाल दास बनर्जी, सुनीत चटर्जी, राजबली पांडे जैसे इतिहासकार जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसकी चर्चा किया है। कुछ जैसे सुनीत कुमार चटर्जी जी का जो रिसर्च है, उन्होंने भाषा विज्ञान की भी मदद ली और दास दस्व जैसे शब्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने ये बात बताई कि इसके जनक द्रविड़ संस्कृत के लोग हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने की। इसके बाद एक और आपको मत मिलता है, वो आर्य संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यानी ये कहा जाता है कि आर्य लोग जो बाहर से आए थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का नाम आप ले सकते हैं, यहाँ पर SR राव साहब का नाम ले सकते हैं। उन्होंने इस प्रकार के मत को सामने रखा, तो ये मत रखे गए। तो विदेशी उत्पत्ति वाले सिद्धांत में या आरंभिक जो विचार है उसमें दो बातें थी। एक तो ये कहा गया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो बाहर से आए, विदेशी हैं। और दूसरा बात ये कहा गया कि ये जो उद्भव हुआ है वो सडन हुआ है, अकस्मात हुआ है, अचानक हुआ है। मेसोपोटामिया से लोग आए और उन्होंने नगर बसा दिए, हड़प्पा सभ्यता का विकास हो गया। द्रविड़ लोग दक्षिण से आए, उन्होंने बसा दिया। आर्य आए, उन्होंने नगर बसा दिया। इस प्रकार की बात हुई है। तो दो बातें यहाँ पर कही जाती हैं मोटे तौर से। एक तो विदेशी है ऐसा, दूसरा ये अकस्मात इसका उद्भव है। लेकिन जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़े, इन दोनों विचारों से जो सहमति है इतिहासकारों की धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे विदेशी उद्भव की जहाँ तक बात है, मेसोपोटामिया की बात है, तो जिन इतिहासकारों ने ये कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के जनक मेसोपोटामिया के लोग हैं, तो उन्होंने नगरों को आधार बनाया था, ईंटों के प्रयोग के आधार बनाया था, मोहरों का मिलना बताया था, लिपि के प्रयोग की बात की। लेकिन जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़े तो ये बात स्थापित हुई, ठीक है नगर वहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन क्या वैसे ही नगर प्लान्ड है जैसे हड़प्पा सभ्यता में है? तो उत्तर आता है नहीं। मेसोपोटामिया के जो नगर है वो नियोजित नहीं है। लिपि की जहाँ तक उन्होंने बात की, विस्तार से आप क्लास करते हैं, यहाँ की लिपि जो हड़प्पा की है पिक्टोग्राफिक है, वहाँ कीलनुमा लिपि है। इस प्रकार की बात। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटें भी हैं, पक्की ईंटें भी हैं, वहाँ केवल कच्ची ईंटें हैं, मोहरों में भी भेद। तो जिन आधारों पर ये कहा गया कि चूंकि वो वहाँ था, यहाँ भी है, इसलिए मेसोपोटामिया के लोग ही इसके जनक हैं, उन बातों को अनुसंधानों के माध्यम से पूरा निराधार कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अनियोजित नगर में रहने वाले लोग नियोजित नगर कैसे बसा सकते हैं? जिनकी लिपि ऐसी थी वो नई प्रकार की लिपि क्यों लाएंगे? जैसे अगर आप इंडिया से कहीं बाहर जाएंगे तो जो आप जहाँ रह रहे हैं, जिस टाउन में रह रहे हैं, उसकी प्लानिंग जैसे आप वैसे ही तो बनाएंगे ना, कुछ नया तो इजाद करेंगे नहीं, नई लिपि तो लेकर जाएंगे नहीं। अगर आप जो लिपि यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वही लेकर जाएंगे, तो इस प्रकार के मत खंडित हो जाते हैं। द्रविड़ संस्कृति वाला मत भी खंडित हो जाता है कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि द्रविड़ संस्कृति जो है वो नगरी संस्कृति नहीं, नगर नहीं थे यहाँ पर आरंभ में। और ये कैसे नगरों को बसाएंगे?
आर्यों के बारे में भी यही बात हुई कि यह भी नगरीय सभ्यता नहीं थी, नगरीय संस्कृति नहीं थी, ग्रामीण संस्कृतियों से सामान्य रूप से इनका विकास हुआ था। और दूसरी बात, जब काल की बात आई तो आप देखते हैं कि मोटे तौर से, यद्यपि आज के अनुसंधान थोड़ा सा नए आ गए हैं, मैंने चर्चा भी किया है कि जो ऋग वैदिक काल है वो थोड़ा सा बहुत पीछे जा रहा है, लेकिन अभी अनुसंधान के स्तर पर बातें हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमिनार में कई बार इसकी चर्चा हुई है, लेकिन आप जो मोटे तौर से मानते हैं 1500 बीसी, 1500 बीसी ये पहले का सामान्य रूप से स्थापित नहीं होता है। 1500 से लेकर 1000 तक आप ऋग वैदिक काल को मानते हैं और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता तो पहले की है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें की हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग भी अगर आप देखें तो 2350, 2300, 2400 ईसा पूर्व। तो जो सभ्यता संस्कृति बाद में आई है वो पहले वाली सभ्यता संस्कृति की जनक कैसे हो सकती है? तो ये सारे के सारे मत जो हैं उनका निषेध हो जाता है। उन्होंने कहा जो विदेशी प्रभाव का परिणाम नहीं है, तो पहले ये कहा जाता था कि विदेशी प्रभाव है, अब उससे बिल्कुल असहमति हो चुकी है। दूसरी बात, अकस्मात वाली बात भी आज की हिस्टोरियोग्राफी में नहीं मानी जाती। सामान्य रूप से किसी भी संस्कृति का विकास, किसी भी सभ्यता का विकास अचानक नहीं होता है, ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ये बात भी हिस्टोरियोग्राफी में अब निषेध हो चुकी है। जैसे कोई साम्राज्य का विकास है, कोई सभ्यता का विकास है, कभी अचानक नहीं होता। कोई बड़ा कोई घटना है रिवॉल्यूशन टाइप में, क्रांति टाइप में, वह भी अचानक नहीं होगा। एक लंबी पृष्ठभूमि होगी और धीरे धीरे उसके कारणों का निर्माण होता है। अचानक कोई तात्कालिक कारण होता है और वो घटना घटित हो जाती है। तो इस प्रकार की बात। तो ये तो पहले के विचार हैं, अमान्य हैं। आपके प्रश्न में था, आपके प्रश्न में था हड़प्पा सभ्यता का नगरीय चरित्र ना तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था, यानी आप बताएंगे कि आरंभ में ऐसी बातें कही गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और ना ही कोई अचानक घटित होने वाली घटना। अब जो आज के आधुनिक विचार हैं, हमने हमेशा कहा है अच्छे नंबर पाने के लिए आपको आधुनिक विचारों को लिखना होता है। अगर सीधे सीधे वो पूछ लेंगे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, तो भी सारे सिद्धांतों को लिखना होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सीधे सीधे प्रश्न यूपीएससी में सामान्य रूप से नहीं पूछे जाते हैं। जब तक आपको विषय की पूरी समझ नहीं है, आप प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे और अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आगे देखिए, जो वर्तमान के विचार हैं, अब उसमें जो पहली बात थी कि विदेशी उत्पत्ति, इसका निषेध हो जाता है और ये स्थानीय उत्पत्ति की बात होती, स्थानीय उत्पत्ति की बात को माना जा रहा है। यानी हड़प्पा सभ्यता देसी सभ्यता है, ऐसी बात। हड़प्पा सभ्यता स्थानीय सभ्यता है, स्थानीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, इस प्रकार की बात स्वीकार की जा रही है। अब इसमें भी कई मत हैं, उनकी भी चर्चा आप कर सकते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पर अचानक वाली बात है, वह भी इस बात से असहमति है। और अब ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अकस्मात नहीं हुआ है, अचानक नहीं हुआ है, स्थानीय सभ्यता, स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है और क्रमिक ढंग से हुआ है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा है नवपाषाण काल के बारे में, पाषाण काल में 3 भाग आपने पढ़े, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में अगर आप उत्तर पश्चिम भारत में देखेंगे, जहाँ मेहरगढ़ वगैरह आप पढ़ते हैं, तो वहाँ कृषि का आरंभ हो चुका है, गांव बसने लगे हैं, वहाँ से इसकी बैकग्राउंड शुरू होगी, स्थानीय उत्पत्ति में वहाँ से शुरू होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब स्थानीय उत्पत्ति की बात होती है तो कुछ इस तरह की बात हो जाती है, जैसे नवपाषाण काल आपने देखा, और ये मोटे तौर से आपका 7000 6000 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है। 7000 6000 तब शुरू हो जाता है, और इसके बाद आगे इसका डेवलपमेंट होता है। किस तरह से डेवलपमेंट है इसको आप देखिए। जैसे जो उत्तर पश्चिम का इलाका है,
जब वहां पर बस्तियां बस जाती हैं, छोटी छोटी बस्तियां बस जाती हैं, ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ की जो भौतिक परिस्थितियां हैं वो कृषि के अनुकूल होती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, अब हथियार जो हैं, औजार हैं, बहुत धारदार होने लगे हैं, चिकने होने लगे हैं, पालिश होने लगी है। और भौतिक परिस्थितियों में ऐसा, जैसे आप देखिए सप्त सिंधुओं का प्रदेश है, नदियों का प्रदेश है, तो मिट्टी जो आ रही है बाढ़ के साथ में वो बहुत उपजाऊ है। वर्षा, जिस समय कालक्रम का विकास है, लगातार वर्षा हो रही है वहाँ पर, तो अच्छी मिट्टी है, वर्षा है, तकनीक है, पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ रही है, यानी ग्रामीण बस्तियां जैसे स्थायित्व आता है तो जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। तो जनसंख्या के विस्तारीकरण से, अच्छी भूमि से, वर्षा से, टेक्नोलॉजी से कृषि का विकास होने लगता है यहाँ। और जब ये जो स्थानीय बस्तियां हैं, यहाँ कृषि का विकास होने लगता है, तो सरप्लस की स्थिति आ जाती है, यानी अपनी आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन होने लगा। और जब आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन होगा, तो स्वाभाविक सी बात है, किसान कहेगा कि भैया ऐसा है कि मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा, तुम मुझे ये वस्तु दे देना, ये वस्तु दे देना, तुम मेरे लिए औजार बना देना, कपड़े बना देना, एंड सो ऑन। तो इस तरह से गैर कृषि गतिविधियों का विकास शुरू हो जाता है। और नगरों का आधार क्या होता है? गैर कृषि गतिविधियां। और यहीं से पहले वस्तु विनिमय शुरू होता है, और वस्तु विनिमय जब बड़े पैमाने पर होता है, उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, तो एक गांव से गांव का रिलेशन हो जाता है, गांव से गांव का रिलेशन हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब वस्तु विनिमय बढ़ने लगता है, तो स्थानीय बाजार की आवश्यकता होने लगती है, सप्ताह में लोग एक स्थान पर मिलने लगे और बाजार की व्यवस्था होने लगी। अब यहाँ पर आकर के सब लोग मिल लेते हैं, मीटिंग पॉइंट हो गया। और धीरे धीरे यही जो बाजार है, ये उत्पादन केंद्र के रूप में आते हैं। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जाता है, गांव से नगरों का व्यापार, नगरों से नगरों का व्यापार, और जो बाहर के जो इलाके हैं, आप देखिए मेसोपोटामिया का इलाका है, तिब्बत का इलाका है, दक्षिण भारत का इलाका है, उनसे भी व्यापार स्थल मार्ग से, नदियों के मार्ग से, समुद्र के मार्ग से। लोथल में आपने देखा गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है, वो सब आपने देखा है। तो यहाँ से एक ये ऐसा विकास शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो नगर है, ये बड़े नगरों के रूप में आ जाते हैं, और एक नगरीय सभ्यता का विकास हो जाता है। तो ये पहली बात तो ये आपने मानी कि ये स्थानीय उत्पत्ति है। और ये क्रमिक विकास का मतलब ये है कि ये जो आपने नवपाषाण के गांव देखे हैं, धीरे धीरे गांव बड़े होने लगते हैं, वस्तु विनिमय बड़े पैमाने पर होने लगता है, और जो मकान वगैरह हैं वो कच्ची मिट्टी के बनने लगे, उनको दीवारों से घेरा जाने लगा सुरक्षा के लिए। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है, दूर सुदूर व्यापार के प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये जो समय आता है, ये लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग 2600-2500 ईसा पूर्व तक ये समय रहता है। और इसको हड़प्पा पूर्व काल कहते हैं, प्री हड़प्पन टाइम कह देते हैं, पूर्व हड़प्पा काल कह देते हैं। और यहाँ से 2600-2500 के बाद एक विकसित नगर आ जाते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। विकसित नगरीय सभ्यता आ जाती है लगभग 2600-2500 ईसा पूर्व के आसपास। कार्बन डेटिंग जो है वो 2350 की। तो यहाँ पर जो स्थानीय संस्कृतियों के विकास की बात है, आप जब हिस्टोरियोग्राफी पर थोड़ा सा काम करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें भी अलग अलग विचार आते हैं। स्थानीय उत्पत्ति के विचारों में भी अलग अलग बात होती है। जैसे आप देखेंगे, एक ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग कि स्थानीय विकास तो है, लेकिन ये ईरानी और बलूची जो संस्कृतियां हैं, बलूचिस्तान वाली क्षेत्र, ईरान और बलूचिस्तान का जो इलाका मिला हुआ है, वहां इसका उद्भव होता है हड़प्पा सभ्यता। और इस मत को सामान्य रूप से आपके फेयर सर्विस साहब ज़्यादा मानते हैं, धर्म की भूमिका को भी स्थापित करते हैं, केंद्रीय भूमिका है, ऐसी बात वो कहते हैं। दूसरा एक वर्ग ये कहता है कि भाई स्थानीय उत्पत्ति तो है, लेकिन ये उसी बलूचिस्तान का जो एक अलग सा क्षेत्र है,
कहते हैं झाप क्वेटा संस्कृति, कुल्ली नाल संस्कृति, आप पढ़ेंगे। और इस प्रकार के मत को रोमला था प्रमाण नहीं है। उनका कहना है कि स्थानीय विकास तो है हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन वो यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से है। बाद में एक और विचार आता है, अमलानंद घोष साहब का है, सब नोट कर लीजिएगा। वो कहते हैं सूथी संस्कृति जो राजस्थान में है वहां से इसका विकास हुआ है, और फिर पूरा सप्त सैंधव प्रदेश, और धीरे धीरे आपने देखा कितना बड़ा एरिया, लगातार रिसर्च हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान, हर एक दो वर्षों में कुछ ना कुछ नई नई चीजें प्राप्त हो रही हैं, वो आप सब देख रहे हैं। तो इस तरह से बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न था, उस प्रश्न का जो कंटेंट है वो जुड़ा हुआ है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के सिद्धांत से। और ये उद्भव के जो सिद्धांत हैं, ये आरंभिक जो मत है विदेशी सिद्धांत, विदेशी प्रभाव की बात कर रहे थे, वहां से जुड़ा हुआ है, उसको आज के समय में नहीं मानते हैं। तो मोटे तौर से हमने क्या निष्कर्ष निकाला है? निष्कर्ष ये निकाला है कि हड़प्पा सभ्यता के जो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत है उसको आज हम स्वीकार नहीं करते, विदेशी प्रभाव को स्वीकार नहीं करते। बस प्रभाव यहाँ तक है कि वस्तु विनिमय हो रहा था, व्यापार हो रहा था, तो वहां से वस्तुएं मिली है, तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव हो सकता है, लेकिन ये कहना इनके जनक हैं विदेशी प्रभाव के परिणाम स्वरूप इनका जन्म हुआ, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात, इनका जो उद्भव है वो अचानक नहीं है, एक क्रमिक विकास है, उस मत को हम स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे प्रश्न को देखें, एक तो हड़प्पा सभ्यता है, पहला तो आप यहां से एक दो पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के विकास के संदर्भ में दूसरा पैराग्राफ आप बना सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को नगरों के उद्भव के संदर्भ में ये माना जाता है, आरंभ में ये माना जाता था कि इसकी उत्पत्ति विदेशी है, विदेशी सभ्यता संस्कृत को लोग आए और उन्होंने नगर बसाए, जैसे शब्दों की सीमाएं होती हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, द्रविड़ संस्कृति और आर्य संस्कृति इसके जनक हैं। लेकिन आप इसका निषेध करेंगे अगले पैरे में। दूसरा पॉइंट यह भी जोड़ेंगे कि यह भी माना जाता है था कि ये जो सभ्यता संस्कृत को लोग आए, इसके परिणाम स्वरूप अकस्मात अचानक बहुत कम समय में इस क्षेत्र में नगरीय सभ्यता का उद्भव हो जाता है। और इस प्रकार की बात कहने के बाद आप बताएंगे कि वर्तमान इतिहास लेखन में इसको स्वीकार नहीं किया जाता, अब स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को माना जाता है, उसकी थोड़ी सी व्याख्या, क्रमिक विकास के सिद्धांत को माना जाता है, और जो क्रमिक विकास में जैसे जैसे अभी हमने चरण बताए हैं उनका उल्लेख करते हुए आप इससे अपनी सहमति देंगे डिस्कस में। तो यहाँ पर आप किस तरह से पैराग्राफ बनाएंगे, आपको हमने बताया है कि कैसे आप उत्तर अपना लिखेंगे। आपको जो पेज मिलता है कुछ इस तरह का रहता है। पहला पैराग्राफ जो आप बनाएंगे वो हड़प्पा सभ्यता पर बनाएंगे। पहला पैराग्राफ आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक दो लाइन विषय केंद्रित लेखन ही आपको करना है। जो आपका विषय क्या है, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आप ये बताइए कि विदेशी उत्पत्ति का, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव जो है, इसमें जो पैराग्राफ आपका पहला पैराग्राफ बना है उसमें भूमिका, और भूमिका जो आपकी है वो विषय केंद्रित है, वो विषय केंद्रित, और विषय आपका जो है हड़प्पा सभ्यता, एक दो लाइन आप जनरल बना सकते हैं। उद्भव का जो विदेशी सिद्धांत है उसके बारे में आप बताएंगे, यानी आप यहाँ पर बताएंगे कि ये माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता के जनक विदेशी लोग हैं, जैसे मेसोपोटामिया के लोग, एंड सो ऑन, तीनों के बारे में बताएंगे। और यह भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अकस्मात हुआ, इस प्रकार की बात यहाँ पर करेंगे। तो उद्भव का विदेशी सिद्धांत, इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है इसमें आप दो पैराग्राफ भी बना सकते हैं, रेखा चित्र वगैरह का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विदेशी उद्भव के सिद्धांत में आप तीनों सिद्धांत को ऐसे लिख सकते हैं, चर्चा अभी हम बाद में करेंगे।
इसके बाद जो अगला पैराग्राफ मेन बॉडी की चर्चा हम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत कैसे पॉइंट बनाना है, कैसे रेखा चित्र का प्रयोग करना है, कैसे इंडिया के मैप को डालना है, ये लगातार हम बात करते रहते हैं। ये इनोवेशन आपको करते रहना है। तो यहाँ पर अगली जो चर्चा हम करेंगे वो करेंगे कि उद्भव के आधुनिक विचार, उद्भव के आधुनिक विचार। और इन आधुनिक विचारों में हम वही दो बातें जिसकी चर्चा हमने की, स्थानीय संस्कृतियों से विकास और क्रमिक विकास। एक छोटा सा पैराग्राफ स्थानीय संस्कृतियों के विकास से संबंध बना दीजिए। एक दो विद्वानों के नाम भी लिख सकते हैं, संस्कृतियों के नाम भी लिख सकते हैं, इसमें जो आंतरिक वर्गीकरण है, और उसके बाद में उस प्रोसेस का उल्लेख कर सकते हैं आप, कैसे यहाँ पर विकास हुआ है, प्रोसेस की बात, चरणों वाली बात, क्रमिक विकास वाली बात, कि नवपाषाण काल की संस्कृति है, कैसे क्रमिक विकास, कैसे हड़प्पा पूर्व काल, कैसे हड़प्पा काल, जिसकी जो हमने चर्चा की है उसको आप लिख सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं क्रमिक विकास में। और ये बताएंगे, यानी यहां पर आप देखेंगे, यहां मोटे तौर से इसकी चर्चा करेंगे कि स्थानीय विकास है, उसका प्रोसेस आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अच्छी भौतिक परिस्थितियां हैं, अच्छी जलवायु है, मिट्टी है, और इस तरह से धीरे धीरे कैसे वस्तु विनिमय सरप्लस आता है, वस्तु विनिमय शुरू होता है, गैर कृषि गतिविधियां होती हैं, और अंततः एक विकसित नगर सभ्यता हमारे सामने आ जाती है। और फाइनली जो है, आप फाइनली छोटे छोटे पैराग्राफ बनेंगे एक पैराग्राफ के अंतर्गत, फाइनली आप निष्कर्ष में आप सहमति देंगे, सहमत हैं आप बताएंगे, चूंकि व्यापार वाणिज्य हो रहा था तो इन सभ्यता संस्कृति के प्रभाव को तो मेसोपोटामिया के प्रभाव को माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, दृढ़ प्रभाव को माना जा सकता है। लेकिन ये कहना कि इनसे उद्भव हुआ, इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो इनका उद्भव है वो अचानक नहीं हुआ है, अपितु अकस्मात, अपितु क्रमिक विकास के तहत इसका उद्भव हुआ है। इस बात को आप स्वीकार करेंगे। बीच बीच में जहां जहां आपको जैसे कई कई बातें हैं, आप इनको पॉइंट वाइज भी ले सकते हैं सारे मतों को। जैसे उद्भव के आधुनिक विचारों में 3 विचार हमने बताए, उनको पॉइंट वाइज ले सकते हैं, या आप ऐसे वर्गीकरण कर सकते हैं, इंडिया का मैप दिखा सकते हैं अच्छे नंबर पाने के लिए। इस तरह से आप अपना उत्तर लेखन करेंगे इस प्रश्न का।